morning students. I am Dr. Anupriya Jain, Assistant Professor in Commerce at Dr. Radhakrishnan Girls College, Sri Ganganagar. Welcome you once again at our RKGC YouTube channel. Please like and subscribe our channel and press the bell icon for more updates and notification. Today we are discussing about the another topic of economics. लॉ ऑफ डिमांड, मांग का नियम। मांग का नियम क्या है? व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड? तो ये समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि व्हाट इज डिमांड, मांग क्या है। देखिए, देयर आर टू वर्ड्स. फर्स्ट वन इज डिजायर एंड सेकेंड वन इज डिमांड. इच्छा और मांग दिखने में ये सिमिलर लगते हैं, सिनोनिमस लगते हैं एक दूसरे के, बट एक्चुअल में देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन द डिजायर एंड डिमांड. डिजायर का मतलब है कि व्हेन अ कंज्यूमर ओनली वांट्स द गुड. कंज्यूमर जो है, उपभोक्ता जो है, सिर्फ एक चीज़ चाहता है. व्हेन ही वॉच्ड एन एड ऑन द टेलीविजन ही वांट दैट प्रोडक्ट. वो चीज़ चाहता है, तो वो सिर्फ डिज़ायर बनकर रह जाती है. बट हम डिमांड को इफेक्टिव डिज़ायर भी कह सकते हैं. when that desire is effective, more effective for the consumer to convert his desire into a demand. कि जब एक उपभोक्ता किसी चीज़ को खरीदने के लिए इतना अधिक विलिंग हो जाता है, इतना अधिक प्रभावित हो जाता है कि वो एक सर्टेन टाइम पीरियड पर एक सर्टेन प्राइस पर उस चीज़ को खरीदना चाहता है, खरीदता है, उसे मांग कहा जाता है. ठीक है. तो डिज़ायर का मतलब तो केवल ये है इच्छा करना, वांट करना. लेकिन जब वो उस वांट को एक्चुअल में कन्वर्ट करता है, उस वस्तु को मांगता है, उसके बदले में पैसा पे करने के लिए वो विलिंग रहता है एट अ सर्टेन टाइम पीरियड, तो इट इज बिकम्स डिमांड. वो क्या बन जाती है? वो मांग बन जाती है. फिर अब ये तो हुई बात डिमांड की. अब हम बात करते हैं लॉ ऑफ डिमांड की. लॉ ऑफ डिमांड, मांग का नियम. लॉ ऑफ डिमांड indicates the relation between price of commodity and quantity demanded. लॉ ऑफ डिमांड क्या इंडिकेट करता है, क्या बताता है? वो रिलेशन बताता है बिटवीन द प्राइस ऑफ कमोडिटी, वस्तु की कीमत में, और उसकी मांगी गई मात्रा के बीच में जो संबंध बताता है उसे कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड. अब लॉ ऑफ डिमांड क्या शो करता है? इट स्टेट्स दैट other things being constant or remain the same when prices of commodity increases, then demand decreases.
and when price decreases then demand increases. मांग का नियम बताता है कि अन्य बातों के समान रहने पर, अन्य बातों अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट, व्हेन प्राइजेस ऑफ कमोडिटी इंक्रीज, जब वस्तु की कीमत वृद्धि होती है, देन डिमांड डिक्रीज, उसकी डिमांड कम हो जाती है, एंड व्हेन प्राइस डिक्रीजेज देन डिमांड इंक्रीजेज, जब मूल्य गिर जाते हैं, कम हो जाते हैं, तब उसकी मांग बढ़ जाती है। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई वस्तु आप बाजार में लेने जाते हैं, अगर वो हमें 10 रुपीज़ की मिलती है मान लीजिए, तो हम उसकी डिमांड करते हैं। अब उसका रेट बढ़कर 10 की बजाय 20 हो जाता है, तो मे बी हम उसकी डिमांड कम कर देंगे। तो मैंने यही कहा कि व्हेन प्राइस इंक्रीजेज डिमांड डिक्रीजेज। इसी तरह से मान लीजिए अब वही वस्तु जो है, जो 10 रुपीज़ की थी, अब सिर्फ 5 रुपीज़ में हो जाती है, प्राइस डिक्रीज हो जाता है, तो मे बी हम ऐसा भी हो सकता है उस 10 रुपीज़ में वो चीज़ें 2 ले लें। तो इससे क्या हुआ, डिमांड बढ़ गई। तो यही मैंने आपको समझाया कि व्हेन प्राइस इंक्रीजेज देन डिमांड, व्हेन प्राइस डिक्रीजेज देन डिमांड इंक्रीजेज, जब मूल्य गिरता है तो मांग बढ़ जाती है। यही हमारा क्या है, मांग का नियम है। अब देखिए हमने क्या किया, हमने क्या पढ़ा कि प्राइस इंक्रीज होता है तो डिमांड क्या होती है, डिक्रीज होती है। प्राइस इंक्रीज डिमांड डिक्रीज, व्हेन प्राइस डिक्रीज डिमांड इंक्रीज। इट मीन्स इन दोनों में कैसा रिलेशन है, देखिए जब ये बढ़ता है तो ये गिरता है, जब ये घटता है गिरता है तो वो बढ़ता है। तो इन दोनों में कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है, या फिर हम कह सकते हैं नेगेटिव ऋणात्मक रिलेशन है। लॉ ऑफ डिमांड shows the negative relation between the prices and quantity demanded of a commodity। देख लीजिए इनवर्स रिलेशन ये है ना, उल्टा संबंध है, एक दूसरे के ऑपोजिट चल रहे हैं, नेगेटिव है, ऋणात्मक है, कि जब वो बढ़ रहा है तो वो घट रही है, वो घट रहा है तो वो बढ़ रही है। तो इसी कारण से ड्यू टू दिस the slope of demand curve, the slope of demand curve, slope of demand curve is downward and moving to left to right। इसी कारण से क्या होता है, जो मांग वक्र है, जो हमारा डिमांड, जब हम उसको एक डायग्राम के फॉर्म में शो करते हैं तो वो हमारा डिमांड कर्व बन जाता है। तो उसका जो ढाल है वो कैसा होता है, ऊपर से नीचे गिरता हुआ होता है और आगे की तरफ बढ़ता हुआ, लेकिन कैसे बढ़ेगा, लेफ्ट टू राइट मूव करता हुआ होता है। जो मांग का नियम है, लॉ ऑफ डिमांड है,
लॉ ऑफ डिमांड जो है वो एक इंडिकेटिव स्टेटमेंट है जो सिर्फ हमें यह बताता है कि मांग में चेंज आएगा। इट शोज ओनली द डायरेक्शन ऑफ चेंज। वो हमें कभी नहीं बताता, नॉट क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट, वो हमें कभी नहीं बताता है कि कितना चेंज आएगा, किस दिशा में चेंज आएगा, वो हमें एक्सप्लेन करता है, लेकिन वो कितना आएगा वह कभी भी नहीं बताता है। अब ये तो हुआ हमारा लॉ ऑफ डिमांड। अब हम बात करते हैं इसकी अजम्पशंस की। assumptions of law of demand। मांग के नियम की कुछ मान्यताएं। अब आप कहेंगे मान्यताएं क्या है? मान्यताएं जो मैंने आपको ऊपर एक वर्ड लिखा था लॉ ऑफ डिमांड समझाते टाइम, अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट और अदर थिंग बीइंग रिमेन सेम, अन्य बातों के समान रहने पर। अन्य बातें वो क्या है? वो उसकी अजम्पशन है। देखिए कोई भी प्रिंसिपल होता है, कोई भी लॉ होता है, वो कुछ ना कुछ अजम्पशंस के ऊपर निर्धारित होता है, ठीक है, उसके कुछ बेस होते हैं, कुछ अजम्पशंस होती हैं। तो वही बातें जो हैं, जो अन्य बातें हैं, मैंने कहा कि कम से कम ये चीज़ें होनी ज़रूरी हैं, वो हमेशा समान रहनी चाहिए। तो वो चीज़ें क्या क्या हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि मांग के नियम की मान्यताएं। तो देखिए सबसे पहली मान्यता यह है the first assumption of law of demand is there will be no change in the income of consumer। हम ये मान के चलते हैं कि जो उपभोक्ता है उसकी आय में किसी तरह का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों? देखिए अगर आय में परिवर्तन है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था 10 रुपीज़ वाला, अगर चीज़ वो 20 की भी हो जाती है लेकिन मेरी इनकम बढ़ गई तो मैं कैपेबल हूँ 20 रुपीज़ में भी उस वस्तु को खरीदने के लिए। तो इससे क्या होगा? मांग पर फर्क नहीं पड़ेगा, मांग वैसे की वैसी रह जाएगी, है ना। इसी तरह से अगर मान लीजिए मेरी जो इनकम है वो कम हो गई, तो हो सकता है इनकम कम हुई, इस वजह से 5 रुपये प्राइस होने पर भी मैं उस वस्तु को 2 मांगने की बजाय केवल 1 ही मांगूंगी, तब भी क्या हुआ? मांग में परिवर्तन नहीं हुआ। तो इसलिए ज़रूरी है, यह माना जाता है कि उपभोक्ता की आय में कोई भी परिवर्तन नहीं होने चाहिए। फिर हमारा आता है देयर विल बी नो चेंज इन द टेस्ट, प्रेफरेंसेस एंड फैशन ऑफ कंज्यूमर। सेकेंड अजम्पशन यही है, सेकेंड मान्यता यही है कि देयर विल बी नो चेंज इन द टेस्ट, प्रेफरेंसेस एंड फैशन ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर जो है, उपभोक्ता जो है, उसके स्वाद में, उसकी रुचि में, उसके फैशन में अंतर नहीं आना चाहिए। अगर उसके टेस्ट में अंतर आ गया तो चीज़ सस्ती होगी तब भी वो 2 बाय नहीं करेगा, या फिर उसके टेस्ट में अगर अंतर आ गया तो महंगी चीज़ भी हो सकता है वो मांग लेगा। इसलिए माना गया है कि अगर लॉ ऑफ डिमांड को एप्लीकेबल करना है तो देयर विल बी नो चेंज इन द टेस्ट, प्रेफरेंसेस एंड फैशन ऑफ कंज्यूमर। फिर थर्ड नंबर पॉइंट पे आते हैं, हम लेके चलते हैं देयर विल बी नो चेंज इन द सप्लाई ऑफ कमोडिटी। वस्तु की पूर्ति में भी किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए अगर चीज़ मार्केट में बहुत ज़्यादा आ गई है ना, बहुत ज़्यादा पूर्ति बहुत ज़्यादा हो गई है, तो उस केस में क्या होगा? अगर पूर्ति ज़्यादा है तो उपभोक्ता जो है उसको ज़्यादा खरीदना चाहेगा, है ना, वो इजीली अवेलेबल है तो वो क्या करेगा? उसके प्राइस अपने आप कम हो जाएंगे, प्राइस कम हो जाएंगे तो वो उसकी मांग बढ़ाएगा, ठीक है। इसी तरह से हम बात करते हैं कि अगर सप्लाई कम हो जाती है तो ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट में वो चीज़ नहीं आ रही है,
तो महंगे मूल्यों पर बढ़े हुए इंक्रीजेस प्राइस, ऑब्वियस है अगर मार्केट में पूर्ति नहीं है, वस्तु नहीं है, तो वो चीज़ क्या होगी, महंगी होगी, और महंगी होगी तो हर किसी को वो चाहिए, तो वो महंगे दामों पर भी अपनी जो डिमांड है, मांग है, वो कम नहीं करेगा। तो ज़रूरी है कि सप्लाई वैसी की वैसी रहनी चाहिए। जिस टाइम पीरियड पे हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं उस टाइम पीरियड पे सप्लाई में कोई भी चेंजेस नहीं आने चाहिए। फोर्थ वन है हमारा, देयर विल बी नो चेंज इन द गवर्नमेंट पॉलिसीज। गवर्नमेंट की पॉलिसीज में भी किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर गवर्नमेंट की पॉलिसीज में परिवर्तन आएगा तो प्रोडक्ट उस वजह से क्या होगा, प्राइस उस वजह से जो है इंक्रीज या डिक्रीज होगा, तो वहां पर हमारा लॉ ऑफ डिमांड जो है वो इफेक्टिवली वर्कआउट नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है, there will be no change in the quality of product। वस्तु की किस्म में, क्वालिटी में, गुणवत्ता में किसी प्रकार का अंतर नहीं आना चाहिए, क्योंकि लोगों का कई बार विचार क्या होता है कि भी चीज़ सस्ती बिक रही है, ज़रूर क्वालिटी ख़राब कर दी होगी, या ये इतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं होगी तभी इतनी सस्ती बिक रही है, या फिर ये बढ़िया है, बढ़िया क्वालिटी की है तभी इतनी महंगी बिक रही है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्वालिटी 10 रुपीज़ के टाइम पे भी सेम, 20 के टाइम पे भी सेम, और 5 के टाइम पर भी सेम रहनी चाहिए, किसी प्रकार के अंतर नहीं आने चाहिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, देयर विल बी नो चेंज in the population, age composition and sex ratio। किसी प्रकार से उसकी पॉपुलेशन में, जनसंख्या में जो आय का कंपोजिशन है और जो लिंगानुपात है उसमें परिवर्तन नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर पॉपुलेशन मान लीजिए बढ़ गई तो बढ़े हुए प्राइसेस पर भी वो क्या करेगी, डिमांड करेगी। पॉपुलेशन घट गई किसी कारण से तो वो घटे हुए प्राइसेस पर डिमांड ज़्यादा नहीं करेगी। तो इसलिए पॉपुलेशन में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। एज जो है, जैसे अब बच्चे, हम ये मान के चलते हैं 3 हिस्सों में अगर हम अपनी पॉपुलेशन को बांटते हैं, बच्चे, जवान और बूढ़े, है ना, चाइल्ड, यंग एंड ओल्ड, इन 3 में बांटते हैं। तो अगर मान लीजिए एज कंपोजिशन में भी कुछ चेंजेस होते हैं, जस्ट लाइक मान लीजिए अगर चाइल्ड ज़्यादा हो गए, बच्चों की जो जनसंख्या है वो ज़्यादा हो गई, तो वो क्या होगा, प्रोडक्ट ज़्यादा मांगेंगे, बढ़े हुए रेट्स पर भी मांगेंगे। और वही पॉपुलेशन कम हो गई तो कम रेट्स पर भी वो डिमांड को नहीं बढ़ाएंगे। तो इसलिए ज़रूरी है किसी प्रकार से भी पॉपुलेशन में, एज कंपोजिशन में और सेक्स रेशियो में चेंज नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है, देयर विल बी नो चेंज इन द प्राइस ऑफ इट्स रिलेटेड प्रोडक्ट। जो हमारी कमोडिटी है, जो हमारा उत्पाद है, उससे संबंधित जो उत्पाद हैं उनके मूल्यों में भी किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आना चाहिए। देखिए, रिलेटेड प्रोडक्ट का मतलब है यहाँ पर पूरक वस्तुएं। अब देखिए, पूरक वस्तुएं कौन सी होती हैं? वह वस्तुएं जो एक के साथ एक खरीदी जाती हैं, जैसे इंक पेन और इंक। ठीक है, एक पेन है जिसमें इंक रिफिल की जाती हैं, तो ये दोनों आपस में क्या हो गई, पूरक वस्तुएं हो गई, रिलेटेड प्रोडक्ट्स हो गए या फिर कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स हो गए। ठीक है, तो ये वो उत्पाद हैं जब एक के साथ एक को खरीदा जाता है। अब अगर हम इंक पेन की डिमांड निकाल रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उस केस में हम ये मान के चलते हैं कि इंक के मूल्यों में, इंक के प्राइजेज में कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए।
मान लीजिए ऐसा हो कि इंक पेन का जो प्राइस है वो तो कम हो जाए, लेकिन उसमें जो रिफिल करने वाली इंक है उसका मूल्य बढ़ जाए, तो उस केस में क्या होगा, घटे हुए मूल्यों पर भी इंक पेन की डिमांड कोई भी नहीं करेगा। इसलिए ज़रूरी है कि रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो हैं उनके मूल्यों में अंतर नहीं आना चाहिए। फिर आता है द कंज्यूमर शुड know knowledge, should have no knowledge about the substitute goods. जो कंज्यूमर है उसे नॉलेज नहीं होनी चाहिए उसके सब्स्टिट्यूट गुड्स के बारे में। जैसे मैंने यहाँ पर बताया कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पूरक वस्तुएं, वैसे ही होते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स जिन्हें हम कहते हैं प्रतिस्थापन वस्तुएं। तो लॉ ऑफ डिमांड तब एप्लीकेबल होता है जब हम ये मान के चलते हैं कि कंज्यूमर को या तो नॉलेज नहीं है उस सब्स्टिट्यूट गुड्स के बारे में या नियरेस्ट सब्स्टिट्यूट गुड अवेलेबल नहीं है, तब यह लागू होता है। अब सब्स्टिट्यूट गुड्स कैसे हो गई, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं टी एंड कॉफ़ी, दे आर सब्स्टिट्यूट टू ईच अदर, वो दोनों एक दूसरे की प्रतिस्थापन वस्तुएं हैं। अगर चाय महंगी हो जाती है तो लोग स्विच करके कॉफ़ी पी लेते हैं, और कॉफ़ी महंगी हो जाती है तो स्विच करके चाय पी लेते हैं। तो हम यह मान के चलते हैं कि कंज्यूमर को नॉलेज नहीं होनी चाहिए कि उसका रिलेटेड सब्स्टिट्यूट भी मार्केट में अवेलेबल है। नेक्स्ट पॉइंट आता है द प्रोडक्ट और कमोडिटी शुड नॉट बी प्रेस्टिजियस। जो हमारी प्रोडक्ट है, जो कमोडिटी है, वो प्रतिष्ठावान वस्तु नहीं होनी चाहिए। देखिए जब प्रतिष्ठा की बात आती है तो ह्यूमन टेंडेंसी है वो महंगी चीज़ खरीदता है, सस्ती चीज़ छोड़ देता है। तो हम यह मान के चलते हैं कि वो प्रतिष्ठावान वस्तु नहीं होनी चाहिए, प्रतिष्ठा को दिखाने वाली, शो ऑफ करने वाली वस्तु नहीं होनी चाहिए, वो एक सामान्य वस्तु होनी चाहिए। और लास्ट पॉइंट, देयर विल बी नो चेंज इन द प्राइस ऑफ commodity in the nearest future। कि नियरेस्ट फ्यूचर में, निकटतम भविष्य में जिस वस्तु की हम बात कर रहे हैं वहां पर चेंजेस होने की संभावनाएं नहीं होनी चाहिए। देयर विल बी नो चेंज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी इन द नियरेस्ट फ्यूचर। निकटतम भविष्य में उस वस्तु के मूल्य में परिवर्तन होने की संभावना नहीं होनी चाहिए। अगर संभावना होगी तो उस केस में क्या होगा, हमारा लॉ ऑफ डिमांड जो है वो अप्लाई नहीं हो पाएगा। अब हम आगे बात करते हैं डिमांड स्केड्यूल की। इसी को आगे समझने के लिए हम जब टेबल की फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में अपने डेटा को प्रेजेंट करते हैं तो वो बन जाता है स्केड्यूल। और जब हम एक इंडिविजुअल जो अपना कंज्यूमर है उसके डेटा को शो करते हैं तो वो बन जाता है इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल। मैं यहाँ पर बना रही हूँ आपके लिए प्राइस ऑफ एक्स, एक्स मान लीजिए मैंने कमोडिटी का नाम रखा है, एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स, उसकी मांगी गई मात्रा, एक्स वस्तु का मूल्य और एक्स वस्तु की मांग। जस्ट लाइक फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं ले रही हूँ कि स्थिति में, पहली स्थिति में 6 रुपये प्राइस था उस वस्तु का, तो हम उसकी 60 जो है कंज्यूमर 60 वस्तु मांग करता था। फिर जब उसका मूल्य बढ़कर 8 रुपये हो गया तो
तो उसने मांग घटाकर क्या कर दी, सिर्फ 40 कर दी। इसी प्रकार से और मूल्य बढ़कर 10 हो गया तो उसने मांग और घटाकर क्या कर दी, 20 कर दी। ये तो हो गए कि व्हेन प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस। प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो डिमांड क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। इसी तरह से मान लीजिए जब 6 रुपये मूल्य था और वस्तु का जो मूल्य है घटकर 4 रुपये हो जाता है, तो हम ये मानकर चलते हैं उसकी मांग बढ़कर 80 हो जाती है। इसी प्रकार से अगर मूल्य घटकर और कम हो जाता है, 2 रुपये हो जाता है और उसकी मांग बढ़कर 100 हो जाती है। तो यहाँ पर हम क्या शो कर रहे हैं, ये तो हो गया इंक्रीजेज, ये हो गया डिक्रीजेज। जब प्राइस कम होता है तो मांग बढ़ जाती है, जो हमने यहाँ पर शो किया है। अब इसी के आधार पर मैं एक डायग्राम बना रही हूँ। जब हम टेबुलर फॉर्म को एक डायग्राम के थ्रू प्रेजेंट करते हैं तो वो हमारा डिमांड कर्व कहलाता है, मांग वक्र बन जाता है। इसे मैं शो कर रही हूँ। देखिए आपको पता ही है एक्सिस कितने होते हैं, 2 तरह के एक्सिस होते हैं, एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस। तो एक्स पर मैं रख रही हूँ क्वांटिटी डिमांडेड, मांगी गई मात्रा। इस पर हम रख रहे हैं प्राइस ऑफ एक्स, एक्स का मूल्य। तो देखिए सबसे पहले मैंने क्या बात था, इसको मैं बांट रही हूँ 2, 20, 40, 60, 80, 100। देखिए मांग है, ठीक है। इधर मैं रुपए को बांट रही हूँ 2 रुपीज़, 4 रुपीज़, 6 रुपीज़, 8 रुपीज़ एंड 10 रुपीज़। अब वाला हमारा क्या है, 6 रुपये पर 60, 6 रुपीज़ पर 60 मात्रा मांगी जा रही है। फिर मूल्य बढ़कर 8 हो गया तो मांग घटकर कितनी हो गई, 40 हो गई। फिर बढ़कर 10 हो गया तो मांग घटकर कितनी हो गई, सिर्फ 20 रह गई, है ना। इसी तरह से जब मूल्य 4 हुआ तो मांग बढ़कर कितनी हो गई, 80 हो गई, 80 हो गई। और घट गया तो और मांग बढ़कर 10 हो गई, 100 हो गई, सॉरी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे मूल्य बढ़े प्राइस इंक्रीजेज, डिमांड डिक्रीजेज एंड प्राइस डिक्रीजेज, डिमांड इंक्रीजेज। तो जो इनके सेंटर पॉइंट्स हैं हम इनको अगर मिला लेते हैं तो हमारा डिमांड कर्व बन जाता है। देखिए जिसे हम डी से शो करते हैं, डिमांड कर्व, ठीक है। ये जो टेबुलर फॉर्म में हम इसको डायग्राम फॉर्म में शो कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या है, डिमांड कर्व। अब ये क्या प्रेजेंट कर रहा है, यही प्रेजेंट कर रहा है कि देखिए इसका डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है, नेगेटिव स्लोप है। फिर क्या कर रहा है, ऊपर से नीचे गिर तो रहा है लेकिन आगे की तरफ मूव कर रहा है। मूव कहाँ से कर रहा है, लेफ्ट टू राइट, ठीक है, बाएं से दाईं ओर जो है ये मूव कर रहा है। तो यही हमारा मांग का नियम है कि जब अन्य बातें समान रहती हैं तो प्राइस बढ़ने पर मांग घट जाती है और प्राइस घटने पर मांग बढ़ जाती है।